रियल एस्टेट जो है एक नेटवर्क बिजनेस है। बीच बीच में ऐसी न्यूज़ेस भी आती हैं कि 100 प्लॉट्स थे एक साइड पे और उसकी हजारों मतलब एक किस्ती है। मैं मारवाड़ी दुनिया में कहीं ऐसा कोई कोना बचा नहीं होगा जहाँ मारवाड़ी नहीं, लेकिन गोवा में उतने नहीं है जितने बाकी जगह हैं। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, और मैंने अलग अलग लोगों से ये समझा भी है कि जैसे तैसे करके अपने आप को वहाँ फिट कर देते। हम 1947 में आजाद हो गए, फिर भी अंग्रेजों का गवर्नर्स यूरोपियंस के रूल्स। वो लोग चाहते नहीं बाहर से कोई बंदा है। चाहे सेकंड होम्स हो चाहे कहीं पे, पॉलिटिशियंस का रहता है दबाव इसमें। आपको किसी भी तरीके बाहर की रशियन गैंग, ट्रांसपोर्ट माफिया भी है, कुछ नाइजीरिया की कोई एक रशिया की कोई ये है सच में। यहाँ के रियल एस्टेट में मैंने बिल्डर्स देखे 4 साल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 5 साल चल रहे हैं, चाइना में 90 दिनों में बिल्डिंग बना। हेलो हाय नमस्कार, मैं गोविंद सिंह राजपूत। स्वागत है आपका द जीएसआर टॉक पे। आज मेरे साथ जिनके साथ मेरी कन्वर्जेशन हुई, मेरे साथ थे मिस्टर अमन बिरला। अमन भाई, सच में बहुत मजा आया उनसे बात करके। हमने रियल एस्टेट के अलग अलग चीज़ों पे बात की, अलग अलग पहलुओं पे बात की। रियल एस्टेट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की मैंने, क्योंकि मुझे भी बहुत इन डेप्थ इन डिटेल नहीं पता थी चीज़ें। बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेजेबल बंदा है। गुड़गांव हो चाहे गोवा हो चाहे राजस्थान हो, हर तरह की प्रॉपर्टियों पे बात हुई। रियल एस्टेट के डार्क ट्रूथ्स पे बात हुई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पे बात हुई। मुझे पर्सनली बहुत मजा आया, आप लोग भी देखिए। ये कहीं ना कहीं रियल एस्टेट वाले मामले में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, क्योंकि अमन भाई ने पिछले 10-12 सालों में बहुत काम किया है। स्पेशली सेल्स में बहुत काम किया है उन्होंने। रियल एस्टेट को बहुत बेहतरी से, बहुत अच्छे तरीके से वो समझते हैं, तो हमें उसका पक्का फायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं अमन भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है अमन जी। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी जो कन्वर्जेशन हुई, अपन मिले, बातें हुई, बहुत कुछ समझने मिला मुझे आपसे। यही बातें जो अपने दर्शक बनने वाले हैं उनको भी समझ में आए अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। राइट। शुरुआत अपन यहाँ से करते हैं नॉर्मली कि आपकी शुरुआत कहाँ से? मैंने शुरुआत 12 साल पहले की थी। ओके मेरे फादर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। ओके ऑलरेडी। मैं चाहता नहीं था कंस्ट्रक्शन में ही आना या रियल एस्टेट में आना। ओके पुराने टाइम पे रियल एस्टेट पॉलिटिशियंस का, पावरफुल बंदों का या गूंज का बिजनेस हुआ करता था। तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, या मेरी इच्छा नहीं थी, विलिंगनेस नहीं थी कि मैं इसमें आऊँ। ओके मतलब कहीं ना कहीं जूझूरी वाला पार्ट था। यूनिवर्स मुझे यहाँ ले आया। ओके आई स्टार्टेड माई रियल एस्टेट करियर फ्रॉम गुड़गांव। ओके एंड अलग अलग फेजेस मैंने देखे हैं रियल एस्टेट में। गुड़गांव को ग्रो होते देखा है, साइबर सिटी को बनते हुए देखा है। तो वहाँ से रियल एस्टेट में अलग अलग डेवलपर्स के साथ काम किया है, हर तरह के सेगमेंट में काम किया है। ओके रियल एस्टेट में नहीं आना चाहते थे आप, खास वजह क्या, मतलब ऐसा क्यों कि नहीं आना था? फादर का, मेरे को तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती कि मेरे फादर रियल एस्टेट में होते तो मैं सबसे पहले उसी में करता, ऐसा मुझे लगता है। मेरी ख्वाहिश थी पायलट में। ओहो, उड़ना चाहते थे आप? उड़ना चाहता था, उड़ाना चाहता था पायलट में। वो ख्वाहिश थी, देश को, नेशन को सर्व करने के लिए बस एक ख्वाहिश थी। तो वो ख्वाहिश पूरी करनी है, फ्यूचर। ओके गुड विशेस। रियल एस्टेट आपने जैसे अभी बताया कि गुड़गांव आपके सामने, मतलब 12 साल से आप हैं कहीं ना कहीं, तो गुड़गांव को डेवलप होते आपने देखा है मोटा मोटी। अब हम गुड़गांव देखते हैं तो बहुत क्रेजी है गुड़गांव। मैसिव हो चुका हाँ, मेरे जैसा आदमी देखे गांव से आया हुआ सीधा, तो लगता है कि अरे बाप रे कहाँ आ गया। आपने कैसा गुड़गांव देखा? है। मैंने गुड़गांव के कच्चे रोड देखे हैं, मैंने गुड़गांव के चौक बनते हुए देखे, मैंने गुड़गांव को प्लानिंग स्टेज पे देखा, और मैंने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है गुड़गांव को। मतलब गुड़गांव कहीं ना कहीं गांव जैसा ही था पहले? ऑब्वियसली इट वाज अ गांव
गुरु द्रोणाचार्य जो मेट्रो स्टेशन है वहां से आगे आगे तक चले जाओ आप, न्यू गुड़गांव तक, तो सारा गांव ही गांव था। ओके। गुरुग्राम नाम हाँ, इसलिए, गुरुग्राम इसका नाम भी, हाँ। द्रोणाचार्य की जन्मस्थली, हम्म। उनकी कार्यभूमि हम्म। ये गुरुग्राम। ओके। और 12 साल से आप हैं इसमें? 12 लगभग 12 साल से, 12+ ईयर्स से मैं रियल एस्टेट में हूँ। सेल्फ ही कर रहे हैं सब कुछ? सेल्फ ही मान सकते हैं, सेल्फ ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का साथ इसमें जरूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आई एम कि मैं इंडिविजुअली ही कर रहा हूँ। रियल एस्टेट जो एक नेटवर्क बिजनेस है, क्लाइंट्स, चैनल पार्टनर्स, डेवलपर्स, इनके बगैर काम नहीं हो सकता। सो इट्स अ नेटवर्क बिजनेस, तो बहुत सारे लोगों के साथ करो, सबके सपोर्ट के साथ हो रही है चीजें, सबको लेके चलने वाला काम है। जी। यहाँ के रियल एस्टेट में जी। ऐसे ही अभी मैं कल परसों कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो कहीं मुझे देखा कि अपन यहाँ देखते हैं जितने भी मैंने बिल्डर्स देखे, 4 साल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 5 साल चल रहे हैं, नॉर्मली ऐसा। तो मैंने न्यूज देखी कि चाइना में 90 दिनों में बिल्डिंग बना दिया। तो क्या है ऐसा फर्क है इंडिया और चाइना में कि वो 90 दिन में बना दे रहे हैं और अपन यहाँ 9 साल खींच लेते हैं? क्या है इसका कुछ खास ऐसा रीजन क्या है? टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट जो है वहां पर ज्यादा है। अगर आप पहले देखोगे, इंडिया भी जो है टेक्निकली एडवांस होता जा रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपग्रेड हो रहा है। गोन आर द डेज जब किसी प्रोजेक्ट को बनने में 9 साल 10 साल लगते थे, सिर्फ एक टावर को खड़े होने में 9 साल 10 साल लगते थे। नाउ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है। आप पहले कमर्शियल्स जो बनती थी बिल्डिंग, रेड ब्रिक्स की बनती थी, सीपेज होते थे, कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी। अब जो कमर्शियल बिल्डिंग बनती है स्टील और ग्लास की बनती है, ओके। बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन होता अच्छा, वीटो का यूज हो ही नहीं रहा है? है। अब रेड ब्रिक्स का कम यूज होता है, एसीसी ब्लॉक्स का यूज होता है, बड़ी ब्लॉक्स होते हैं, इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। मैन पावर लेबर जो है वो कम लगती है, हाईली स्किल्ड लगती है, मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, हाई रेज टावर्स जो हैं वो आरसीसी की बनती हैं, कंक्रीट की बनती हैं, ब्लॉक्स बनते हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन आ गई है। ये बड़ी ब्रिक्स मतलब वही वाले क्या जो राम सेतु के पत्थर की तरह पानी में तैरते हैं, वैसा वाला? कुछ वैसा, थोड़े हल्के से होते हैं शायद। कुछ वैसा ही। ओके। रियल एस्टेट में मैं ऐसा कुछ जानता नहीं हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए पर्सनली पूछ रहा हूँ। अपन अक्सर सुनते हैं, देखते हैं, अलग अलग सिटीज की जब स्टडीज आती है तो ऐसा होता है कि इस शहर में लोग फ्लैट्स खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक शहर आता है जहाँ रेंट पे रहना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा? लोगों के मेंटेलिटी में ही चेंजेस है, सिर्फ है ये फर्क है, या सच में वहाँ की प्रॉपर्टीज में भी ऐसा कुछ होता है कि यहाँ खरीदना बेटर है, वहाँ खरीदने में रिटर्न शायद बेटर नहीं मिलते, ऐसा कुछ होता है? दो चीजें हैं, दोनों चीजों में फर्क आता है। आपकी फाइनेंशियल स्टेज, दूसरा सिटी स्टेज। ओके। आप बहुत अच्छे फाइनेंशियली साउंड है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है 5 करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हो हर साल। ओके। तो आप गुड़गांव जैसे शहर में प्रॉपर्टी ले सकते हो 5 करोड़ 10 करोड़। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है 1 करोड़ या 2 करोड़ महीने का, साल की बात करें, तो आप नोएडा में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, दोनों सिटी का फर्क। आपकी पॉकेट अलाउ करती है 50-60 लाख रुपए या बिलो 1 करोड़ से नीचे तो आप ऑप्ट करोगे सेकंड या वीकेंड या वेकेशन में। ओके, इट डिपेंड्स। ओके, तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो बाय डिफॉल्ट आप गुड़गांव की तरफ जाओगे, रेंटल अच्छा है। आपके पास पैसा कम है तो आप बाय डिफॉल्ट सेकंड वीकेंड होम की तरफ जाओगे, जो आपको गुड़गांव जितना है उससे ज्यादा रेंटल दे सके। ओके, अभी नोएडा बोला आपने बीच में, सेम नोएडा की भी बहुत स्टडीज आती है कि नोएडा को बहुत हाइप मिल गया, नोएडा में कोई खरीद ही नहीं रहा है, या खरीद रहा है तो बहुत ओवर सेलिंग हो चुकी है, इस तरह की भी बातें आती है। नोएडा बड़ा खूबसूरत जगह है, अच्छे इस तरीके से मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा प्लान किया। मुझे बहुत पसंद है नोएडा, खुला खुला है, बड़ी सड़कें हैं, सब कुछ अच्छे से है वहाँ पे, पर कहीं ना कहीं खाली खाली भी दिखता है, नहीं लगता आपको? एक्चुअली फॉर्च्यून 500 कंपनीज गुड़गांव में पहले आ चुकी हैं, एयरपोर्ट वहां नजदीक है। नोएडा की प्रॉपर्टी लैंड जो है वो लीज होल्ड लैंड। ओके, क्या गुड़गांव मतलब? में लीज होल्ड का मतलब है गवर्नमेंट के साथ लीज पर 100 सालों की लीज पर प्रॉपर्टी लेते हैं बिल्डर्स, डेवलप करते हैं, कुछ अभी फ्री होल्ड भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और गुड़गांव शुरू से ही फ्री होल्ड रहा है। किसी होल्ड और लीज मतलब क्या है? फ्री होल्ड और लीज होल्ड का मतलब है एक प्रॉपर्टी जिसको आपने गवर्नमेंट से लीज पे लिया 100 सालों के लिए। जैसे आप ओमेक्स के प्रोजेक्ट देखेंगे तो वो प्रोजेक्ट जो है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे, ट्रिपल पी मॉडल पे।
ओके। तो ऐसी प्रॉपर्टियां वर्सेज ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे मालिकाना हक आपका है, किसी एक इंसान का, पर्टिकुलर बंदे का, गांव की जमीन। मतलब वो 99 वाला कोई सीन नहीं है वहाँ? नहीं, कंटिन्यू अपना है। कंटिन्यू। ओके। इस वजह से भी जो है गुड़गांव पर रेजिडेंशियल बूम, कमर्शियल बूम ज्यादा है। दूसरा, प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फॉर्च्यून 500 कंपनीज का वहां होना, एयरपोर्ट का वहां पास में आना, तो बहुत सारी अच्छे फेवर जो हैं गुड़गांव को मिले। गुरु द्रोणाचार्य जैसे हमने बात की, शीतला माता मंदिर बात की। तो नोएडा इज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे गुड़गांव का मानेसर। बट गुड़गांव की बात करूं, गुरुग्राम की बात करूं, तो वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होने की वजह से ज्यादा डेवलपमेंट हो पाई, इसीलिए क्राउड ज्यादा। मतलब वहां वो एक कॉन्फिडेंस है अलग कि अपने बाप कमाने वाले। यस। और यहाँ कहीं ना कहीं 99 के बाद कोई ना कोई हिलाएगा अपने को एक बार के लिए, ऐसा? एक लीज होल्ड ही रहता है, ओनरशिप है। ओके ओके। हाँ, क्योंकि है कहीं ना कहीं मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं भी नोएडा थोड़ा बहुत घूमता हूँ, मैंने भी नोएडा देखा है, कभी बीच में आते रहता हूँ जी। कोई मॉल्स में जाते हैं ना तो दिखता है कि सब कुछ सोल्ड आउट है प्रॉपर्टी के मामले। लेकिन अगर वहाँ ऑफिसेज या दुकानें, शॉप्स देखें तो 30% ही है, खाली है कहीं ना कहीं चीज। बस यही, मतलब इसका सबसे बड़ा रीजन मेरे को लगता है आपने जो बताया यही होगा कि 99 साल वाला लोगों के दिमाग में घुसी हुई है चीज। और बाकी एयरपोर्ट वाला शायद बहुत बड़ा इफेक्ट होगा इसका। कई बार चीजें ओवर सप्लाई भी हो जाती है। रियल एस्टेट का एक बिजनेस की बात करें तो वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस अप्रिशिएट होगा। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं, तो रेट कम होगा। क्वालिटी दोनों जगह सेम अगर मैं मान लेता हूँ, गुड़गांव वर्सेस नोएडा, क्वालिटी अच्छी है, सेम है, बिल्डर भी सेम, यहाँ डिमांड नहीं है, तो वही प्रॉपर्टी जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिल्डर को सेम पड़ी है, वहां भी सेम पड़ी है, यहाँ सस्ते में बिकेगा, वहां महंगे में बिकेगा। सारा खेल डिमांड सप्लाई। ओके। एक इसी रियल एस्टेट में 100 प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, बंदा बेच रहा है, वो 1000 लोगों को बेच चुका। ऐसा भी होता है, ये मैंने सुना है, मेरा कोई निजी एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, पर मैंने मेरे पर्सनल लोगों से सुना है। बीच बीच में ऐसी न्यूज़ेस भी आती हैं कि 100 प्लॉट्स थे एक साइड पे और उसके हजारों में, मतलब एक ही प्लॉट को 10 बार बेच दिया। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, मैं एथिकल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, ये जनरली लोगों को इसके बारे में शायद उतना पता नहीं होता है। जो आम बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, जिसके पास 5 लाख रुपए है, उसका माइंडसेट क्या है, मुझे प्लॉट खरीदना। उसको बहुत ज्यादा दुनियादारी तामझाम नहीं पता है, ना वो कर पाएगा, तो उसके लिए तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है उसकी जिंदगी का। ऐसे में आपको ना प्रिकॉशन बरतना जरूरी है। सबसे पहले आप लेजिटिमेट बंदे के साथ काम करो, उससे प्रॉपर्टी लो, डेवलपर का बैकग्राउंड जानो, पेपर्स पूरे चेक करो, लालच मत करो। सस्ते के चक्कर में ना, लालच जो है वो मारेगा। सस्ते के चक्कर में आप ये सोचते कि कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी हो जाए, उससे बचो, बहुत जरूरी। सस्ते के चक्कर के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है, ये जो बिल्डर्स में जनरली अपन देखते हैं, ये तो बड़े से बड़े के साथ भी, पता नहीं बहुत बड़ों के साथ, पर एवरेज बिल्डर्स के साथ ऐसा है कि रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो बोले 50 रोकड़ा लेके आओ, 50 मैनेज कर लेंगे वाला। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। शुरू में जब हमने शुरुआत की बात की, आपने पूछा कि मैं क्यों नहीं आना चाहता, वो समय था एक जब इस तरह की चीजें बहुत होती थी। ओके, मतलब ये अनएथिकल चीजें बहुत होती थी। लोग एक प्लॉट को 1000 लोगों को बेच रहे हैं, 100 प्लॉटों को, वो चीजें होती थी। और वो बड़ा, आपको जो टैग लगता था ब्रोकर वाला, ये ब्रोकर है, आप समझ रहे हो, तो वो एक टैग लगता था उस टाइम। अनएथिकल होने की वजह से लोग डरते थे, गूंज इसलिए बिजनेस कर पाते थे। ओके। लोगों को पैसा देने की जरूरत ना पड़े उनको, लूट खसोट, वो मतलब बिजनेस एक बदमाशी का बिजनेस था, ये कुछ और बिजनेस था ये। नाउ दिस हैज चेंज्ड। ओके, यंगस्टर्स आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, विजनरीज जो आज डेवलपर्स जो हैं, आज जो टिके हुए हैं, वो विजनरीज डेवलपर हैं। इंडिया को चेंज कर रहे हैं, इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हम वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वें नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे आए हैं, पहले से नहीं है बिल्कुल। अब तीसरे दूसरे पहले पे भी जाएंगे, थैंक्स टू मोदी जी। बिल्कुल विजनरी लीडर हैं, नो डाउट। हर इंडस्ट्री में विजनरी आप जैसे यंगस्टर्स आ रहे हैं, जिनका विजन बहुत बड़ा है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने लिए, अपने साथियों के लिए और देश के लिए और पूरी मानवता के लिए। सो वो चेंज
ग्लोबल लेवल पर आ रहा है और वो इंडिया में आ चुका है। अब जो डिस्कशन था, अब इसका एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ आपको। एथिकली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी जो 1 साल में 100 प्लॉट बिके, अगर मैं आपसे एक प्लॉट ले लेता हूँ और आप उसको दोबारा बेचने के इच्छुक हैं, तो वो ओनर ट्रांसफर होता है, ओनर टू ओनर ट्रांसफर होता है। लेट्स से इसको समझते हैं, 100 प्लॉट है, मैंने 100 लोगों को बेच दिया। अब 6 महीने बाद उसमें से 50 लोग कहते हैं कि अब मुझे ट्रेड करना है, आई वांट टू रीसेल करना है, मतलब प्राइस अप्रिशिएट हो गया है। 1 लाख रुपए गज का लैंड का प्राइस था, आज मेरा 1,25,000 रुपए का हो गया, आई वांट प्रॉफिट। 50 लोगों ने कहा कि मुझे अब एग्जिट करना है। अब उन 50 प्लॉटों को आप किसी और को बेचते हो, तो ओनर ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, राइट। तो बिक गए 50 प्लॉट। अब जो बाकी के बचे 50 प्लॉट है, बाकी के 50 प्लॉट के ओनर ये कहते हैं कि अब रेट जो है मेरा 1,35 हो गया, 1,37 हो गया, नाउ वी वांट एग्जिट। वो 50 प्लॉट फिर दोबारा सेल होते हैं, उस एक्स प्राइस पे सेल होते हैं और ओनरशिप फिर ट्रांसफर होती है। दिस इज अ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीसेलिंग प्रॉपर्टी। इसमें रियल एस्टेट बहुत डीप है, बहुत पावरफुल और बहुत डीप है। इसमें कंसेप्ट होता है रेंटल का, लीजिंग जिसको कहते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल। उसके बाद रीसेल भी आती है, और रीसेल से बहुत पहले आता है आपका ओरिजिनल बुकिंग, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल आपकी 2 या 3 बार होती है, ओनर ट्रांसफरशिप। ओके, अगर लंबा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट, प्राइस एप्रिशिएशन के बाद ट्रेडिंग होती है, वो ट्रेडिंग होती है उसमें। ओके, अगर इसमें हम रीसेल को ऐड करें, रीसेल लास्ट होती है। रीसेल में भी आप कितनी बार बेच सकते हो प्रॉपर्टी, कार नहीं है कि आप 2 या 3 बार ही बेच पाओगे, 4 बार बेच पाओगे। इट्स अ प्रॉपर्टी, बिल्कुल, आप इसको मल्टीपल टाइम बेच सकते हो, जिंदगी भर बिकती रहती है, जिंदगी भर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो दिस इज एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप 100 प्लॉटों को 1000 लोगों को बेच सकते हो, बट ये तो सिस्टमेटिक हो गया, ये सिस्टम है, ये तो प्रोसेस है जेन्युइन, जो आजकल शुरू हो गया और रेरा के आने के बाद बहुत अच्छा हो चुका है। आप सबसे पहले चेक करें कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। आप उसको तहसील में जाकर चेक कर सकते हैं, आप उसको आप किसी भी टीसीपी, टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, किसी वकील की हेल्प ले सकते हैं। तो सस्ते के चक्कर में ना फंसे, अनएथिकल बंदों से ना करें डील, एथिकल बंदों से जुड़े, डेवलपर के साथ जुड़े, मतलब कहीं ना कहीं रेप्यूटेटेड बंदे के साथ ही जुड़े, और पेपर वर्क को बहुत अच्छे से समझें, देखें, फिर एक्शन लें चीज। क्योंकि मिडिल क्लास बंदा फंस जाता है सर, और निकल नहीं पाता फिर इन सब चीजों से, मैंने देखा। हाँ, बहुत मुश्किल से। और आदमी के लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं जितना समझ पाया हूँ, लैंड जो है वो इमोशन है एक्चुअली, है ना? करेक्ट। एक इंसान गाड़ी खरीदता है, ठीक है, खरीद ली, बाकी चीजें सब शौक है, लेकिन कोई जमीन अगर खरीद रहा है तो वो उसके इमोशन से, और खिलवाड़ बहुत होता है। आज भी मोस्ट ऑफ द पब्लिक इंडिया की फर्स्ट टाइम बायर होते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर होते हैं। बिल्कुल, बहुत लोग फर्स्ट टाइम, कोई अपने फादर के घर में रह रहा है, पूरी लाइफ टाइम में घर एक बार लेते हैं। यस, ऐसे लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दे आर नॉट एन इन्वेस्टर एज ऑफ नाउ, बट वो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो हमेशा अप्रिशिएट करती है, दैट इज एन एसेट। अमन भाई से एडवाइस लेते रहो आप लोग, अगर कहीं बात करो इनसे तो। इसमें अभी जो चल रहा है, जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे अपना ये शुरू होने से पहले, सेकंड होम का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है आजकल। लोग, मैं भी मेरे फ्रेंड्स में जितनों को भी जानता हूँ, सब कहीं ना कहीं ये डिस्कशन करते हैं कि यार एक प्रॉपर्टी लोनावला में ले लें क्या, एक गोवा में ले लें क्या, मतलब इस तरह का उनका डिस्कशन चलते रहता है। जिनके पास भी एक घर ऑलरेडी है, वो कुछ तो ऐसा वेकेशन होम टाइप का चाहते हैं। और कॉन्सेप्ट शायद ये भी चल रहा है कि उसको फिर जैसे गोवा में अगर कोई ले रहा है तो उसको रेंट आउट कर देते हैं वहां पे, शायद एयरबीएनबी में, और वहां से भी एक इनकम शुरू होती है। क्या है मतलब, ये मुझे तो ज्यादा समझ में आता नहीं है ये सब, अभी ना तो प्रॉपर्टियां खरीद पाया हूँ मैं इतने। प्रोसेस से बात करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ओके, तीनों में से जो आप पहले चाहते हैं वो बता दो। सबसे पहले तो व्हाई होना चाहिए। व्हाई क्यों? बात करी सेकंड वीकेंड और वेकेशन हो, एक ऐसा घर जो दूसरा हफ्ते में जा सके, ये जब भी छुट्टियां हो तब जा सके, मतलब मन किया चिल करना है तो पैसा भी दे सके, इनकम भी चालू। क्यों डिमांड बढ़ी इसकी, क्यों आया एग्जिस्टेंस में? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन, आज दिल्ली एनसीआर की पब्लिक जो है वो पोल्यूशन से जूझ रही है।
बहुत ज्यादा। पोल्यूशन कई तरह का होता है, हम्म, हमने किताबों में पढ़ा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, या हमारा खाने का पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन। इसके अलावा सोशल पोल्यूशन भी है, ओके, ये क्या है? मेंटल पोल्यूशन भी है, कई सारे पोल्यूशन। ओके, एक पोल्यूशन की बात कर लेते हैं, एयर पोल्यूशन। ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेट्रो सिटीज में, मेगा सिटीज में आप अगर गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, आपको इंडिया 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 ही नजर आएगा। ओके, है। आज दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं। उसमें भी कोविड दिल्ली से टॉप पे है। यस, कोविड के जस्ट पहले की बात करते हैं, 2019। आप गूगल कीजिएगा 2019 2020 के आसपास, दिल्ली एनसीआर वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, गुरुग्राम। ओके, अब आप खुले में बैठ के योगा कर सकते हैं क्या? फिर मतलब ही क्या है योगा का? आप समझ रहे हैं? हाँ। डॉक्टर्स का कहना ये है कि आज बच्चों को भी डिजीज इतने ज्यादा हो गए, उनके लंग्स के जब ऑपरेशन होते हैं तो काले पड़ गए हैं, पिंक लंग्स काले पड़ गए बच्चों के भी, ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा इनहेल बच्चे करते हैं। अब सेकंड वीकेंड होम वेकेशन आप किसके लिए देते हो? आप अपने और बच्चों के लिए। तो डिमांड बढ़ी, वाई, क्यों एग्जिस्टेंस में आए? इस पोल्यूशन भरी जिंदगी को, इस शहर को नहीं छोड़ सकते आप। ये धंधा है आपका, कर्म भूमि है, यहीं से ब्रेड एंड बटर आ रहा है, यही तो ब्रेड एंड बटर है। यू कैन नॉट लीव दिस प्लेस। स्टिल आपको चाहिए छुट्टी इस पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन के अलावा आपका ट्रैफिक इतना ज्यादा है, आपको चाहिए ब्रेक। आप पहले के लोग मजबूत होते थे, झेल सकते थे चीजें, फिजिकली मेंटली पावरफुल होती थी, उनके अंदर बहुत पावरफुल होते थे, 6 साढ़े 6 फुट की हाइट होती थी। आज जो सोशल एनवायरनमेंट जो बन चुका है, मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा लोगों को। आज लोग ड्रिंक करते हैं उस स्ट्रेस से बचने के लिए, स्मोक करते हैं उस स्ट्रेस से बचने के लिए, छुट्टियां लेते हैं उस स्ट्रेस से बचने के लिए। एक इंसान ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ना बच्चों का रहता, ना बीवी का रहता, अगर अनमैरिड है तो ना गर्लफ्रेंड का रहता, अनमैरिड है तो ना माँ का रहता, ना बाप का रहता, ना भाई का रहता, क्योंकि इतना स्ट्रेस है। सोशल पोल्यूशन, बहुत भाग मेंटल दौड़ है, पोल्यूशन, बहुत भाग दौड़ है चीजों में। लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। ऐसे में जब आप ब्रेक चाहिए होता है तो आपको खुद का घर चाहिए होता है, खुद का स्पेस चाहिए होता है, प्राइवेसी चाहिए होती है। मतलब मेरा जो मन करे वो मैं करूँ वहां जाके, मैं चिल्लाऊं, मैं रोऊं, मैं मस्ती करूं, मैं कुछ भी करूँ, मैं अकेला रहता, या मैं अकेला रहूं तो मैं अपने परिवार के साथ अकेला समय बिताता हूँ, बाकी चीजों से दूर। इसकी वजह से जो है डिमांड बढ़ी। सेकंड, वीकेंड और वेकेशन होंगे। अब आते हैं व्हाट पर, कि सेकंड होम, वीकेंड होम और वेकेशन होम क्या। सेकंड होम, ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मैंने ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम बताऊंगा। ओके, एक्सक्लूसिव हो जाएगा मेरे लिए। ऑब्वियसली। ओके, तो सेकंड होम ऐसा घर जो आपका दूसरा घर हो, जहां पर आप कभी भी जा सको, प्लस खाली समय में आपको किराया दे सके, ओके, आपकी एसेट बने। वीकेंड होम एक ऐसा घर जो दूसरा घर हो, जो सेकंड होम हो, लेकिन हर वीक जिस पे जा सको आप, सेम लाइक आम तो आम गुटली के भी था, हर हफ्ते जिसको एक्सेस कर सको आप। आपकी सैटरडे संडे ऑफ होता है, कुछ लोगों का संडे ऑफ होता है, तो उस संडे को यूटिलाइज कर सको आप, इतना नजदीक हो वो, बट पोल्यूशन से दूर हो, प्रकृति के बीच हो, पर पहुंचा भी आराम से जा सके। फिर आता है वेकेशन होम। कई बार छुट्टियां पड़ती है, एमएनसी के लोग 4-4 5 छुट्टियां ले लेते हैं, नेशनल हॉलीडेज आते हैं, इकट्ठी छुट्टियां आती आ हैं, जाती है। उन छुट्टियों को यूटिलाइज किया जाए। दूर भी हो, इतना भी दूर ना हो कि वेकेशन आप ना मना सको। 4-5 दिन है आपके पास, 5 दिन है, 4 दिन है, तो आप 4 दिन एंजॉय कर सको। तो ये वेकेशन हो, वीकेंड हो और सेकंड हो। ओके, अब आते हैं वाई हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया। मतलब अभी तक जो हुआ कि क्यों चाहिए, और क्यों डिमांड में आया, हाँ क्यों डिमांड में आया, क्यों चाहिए, हाँ, और क्या है ये सब चीजें, क्या है, और उससे क्या सॉल्यूशन हो रहा है। मतलब एक तरीके से कि सोल्यूशन कैसे हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आम जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है वहां जाने के बाद। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि सोल्यूशन है कैसे, हाउ। अब इस सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन कैसा है, जब आप इस दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटी से दूर जाते हो तो आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, पानी की, हवा की। ओके,
पानी अडल्टेड नहीं, आज आप यहाँ रहोगे तो आपको खाना अडल्टेड है, पैकिंग वाला सारा फ्रोजन फूड है। पानी जो आप मिनरल्स पीते हैं वो गोन आर द डेज जब जमीन से पानी आता था मिनरल रिच होता था, आजकल बोतलों में मिनरल्स आते हैं। लाइफ नहीं है ना, सारे लिविंग नहीं है ना, सारा आर्टिफिशियल है। बिल्कुल, सब कुछ बनाया जा रहा है, हवा भी, पानी भी और खाना भी हम्म। ऑर्गेनिक है सारा। मुझे नहीं पता जो दूध पैकेट्स के आते हैं कितने प्योर हैं, कितने ऑर्गेनिक हैं। जो हाँ, लोग बता नॉन दीजिए वेजिटेरियन है, इनके कितने चिकन आपके वो चिकन पैदा होते हैं पिंजरे में, हम्म। पिंजरे में बड़े होते हैं, पिंजरों से निकाल जब वो पिंजरे से बाहर निकलते तो मरते हैं। मानते हैं, हाँ। अंडे हैं ऐसे बनते हैं, नॉन वेजिटेरियन के लिए भी वेजिटेरियन के लिए भी अडल्टेड है सब, एक तरीके से सब कुछ मील मेड हो गया है। सब कुछ। तो वो चीज जब आप उस घर पे जाते हो तो आपको हवा भी ऑर्गेनिक मिलती है, आपको पानी भी वहीं का मिलता है आज भी जो इंटैक्ट है, और खाना भी वहीं का मिलता है। जब आप लोकल फूड खाते हैं वहीं का उगा हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं आप जब, तो ये फायदे देता है। प्लस आपको रेंटल इनकम जनरेट हो जाती है। जब आप कहीं जा रहे हो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बाय नहीं कर पाते लेकिन एंजॉय सब करना चाहते हैं। आज वेकेशन के लिए कोई कहीं भी जा जाता है, वीकेंड के लिए कहीं भी चला जाता है, सेकंड होम जिसके हैं ठीक है वो चला जाता है, तो वो रेंटल्स देते हैं, पे करते हैं। अब यहाँ क्या चाहिए, यहाँ मजे की चीज है, बड़ा मजेदार चीज है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा क्यों लोग आज डिमांड में आ रहा है। एक और कारण है, हाईएस्ट रेंटल इनकम और हाईएस्ट अप्रिसिएशन। दो तरह की रेंटल इनकम है। आज आपके व्यूअर्स भी जितने भी लोग हैं मैं उनसे भी सवाल करूंगा, आपके साथ साथ आप ही के माध्यम, आप ही के थ्रू उन्हीं से सवाल करता हूँ। दो तरह के रेंटल है, मैं आपको समझाता हूँ। आप अपने शहर में रहते हैं जी, मैं आपका टेनेंट हूँ एंड आई एम पेइंग यू ₹1,00,000 रेंटल मंथली। 11 महीने की लीज है, रेंटल में 11 महीने की लीज होती है। आपका एक और घर है गोवा में, मैं आपका टेनेंट हूँ, गोवा जा रहा हूँ, गोवा में भी आप ही की प्रॉपर्टी पे स्टे कर रहा हूँ। ओके, मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं ₹1,00,000 कितने दिन में खर्च कर दूंगा? डिपेंड्स, मैक्सिमम कितना, कितने दिन रहूंगा? 4-5 दिन। तो मैं 4-5 दिन में मेरे ख्याल से ₹1,00,000 से ज्यादा खर्च कर दूंगा। हो सकता है, आराम से हो जाए। आप ही ऑनर हैं प्रॉपर्टी के, मैं ही आपका टेनेंट हूँ। वही टेनेंट जो आपको यहाँ 11 महीने के लिए लीज पर 1 महीने का 1,00,000 देता है, यही मैं टेनेंट हूँ, यही आप, वही उसी शहर में, उसी सिटी पे, उसी लोकेशन पे आप ही ऑनर हैं एंड आई एम पेइंग यू ₹1,00,000 फॉर 3 days 4 days 5 days। ओके, शॉर्ट टर्म रेंटल्स। जब आप सेकंड होम, वीकेंड या वेकेशन होम की बात करते हो तो वहां पर रेंटल्स आता है शॉर्ट टर्म रेंटल्स, पर नाइट के हिसाब से रेंटल आता है। मेगा सिटीज, मेट्रो सिटीज में लेकिन फिर जैसे रेंटल्स आते हैं बड़े, एग्री, तो क्या वो प्रॉपर्टीज के रेट्स भी फिर उतने बड़े नहीं होते? यही तो मजे की बात है। ओके, मतलब यहाँ मुझे जिस प्रॉपर्टी का ₹1,00,000 रेंट आ रहा है, एग्जांपल जहाँ मेरा टेनेंट रह रहा है, तो वो प्रॉपर्टी होगी अप्रॉक्स शायद 4-4.5 करोड़ के आसपास की, 5 करोड़ की पकड़ लीजिए, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 1,00,000 रुपए रेंट होगा। तो क्या गोवा में भी वैसे ही कुछ होगा कि मतलब वहाँ 4 दिन में, या लोनावला में, या किसी भी एक ऐसी डेस्टिनेशन जो है? बहुत अच्छा, मजे की बात आपने पूछी है कि वहाँ क्या फिर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी जिसमें मुझे 4 दिन में ₹1,00,000 मिल जा रहा है ना? मजे की बात। अब आपको समझाता हूँ। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा किया, बीच में रोका। यहाँ पर जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप जोन करते हो उसको मैं ₹1,00,000 रेंटल लेता हूँ उसका। वहीं आप जो 1.5-2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेते हो सेकंड वीकेंड वेकेशन होम, उस पे मैं आपको ₹1,00,000 4 दिन में देता हूँ। वो सिर्फ 2 करोड़ की? एब्सोल्युटली, वो इतनी कॉस्टली नहीं है। यही मजा है। इसीलिए हाउ, क्यों इतना डिमांड में आया, ये रीजन। रेंटल इतने ज्यादा, डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, प्राइसिंग आज आपको बहुत कम पड़ती है। आने वाले 5 से 10 सालों में मेट्रो सिटीज को कम्पीट कर सकते हैं। ओके, मतलब अभी के दिनों में अपॉर्चुनिटी है, राइट नाउ अपॉर्चुनिटी। ये हमेशा सस्ता रहेगा वाला सीन नॉट नहीं। एट ऑल। क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे की बात करता हूँ, बॉम्बे में कुछ लोकेशन है जैसे गिरगांव चौपाटी है, बैंड स्टैंड है। अब यहाँ जैसे ये कैसा हो गया, जैसे ये वेकेशन होम है उसी टाइप का ये भी एक तरीके से ये ऑल टाइम वेकेशन है ना, सी फेसिंग घर है आपका। तो जितना जैसे भी आप बोल रहे हैं कि वहाँ सस्ता होता है, कि अपने माइंड में क्या होता है कि जितनी लोकेशन प्राइम है, जितना जिस जगह पे मजा आ रहा है, उतनी चीजें महंगी होती है वहाँ की। एब्सोल्युटली, यही माइंडसेट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बैंड्रा बैंडस्टैंड की अगर आप प्रॉपर्टी का जनरल सर्वे करेंगे तो जो चीज नॉर्मल लोकेशन पे 5 करोड़ की वही वहाँ 15 करोड़।
एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है, लोकेशन के ही पैसे होते हैं, है ना? लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों में आज भी हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी है आने वाले 5 से 10 साल तक कि आप बहुत कम पैसे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप ये अपॉर्चुनिटी अभी कहाँ ले रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश ये है कि पूरे इंडिया में ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब जगह जितनी लोकेशंस है उस पर हम एक्सपैंड करें, प्रॉपर्टियां डिस्ट्रीब्यूट करें, अभी लोगों को कहाँ अपॉर्चुनिटी। अभी कहाँ पहुँचे? अभी हमारा प्लान जो है वो नौगांव में है, विच इज गोइंग टू बी न्यू फार्मलैंड सिटी। नौगांव कहाँ? नौगांव डिस्ट्रिक्ट अलवर, कम्स इन दिल्ली एनसीआर, ओके, हमारे राजस्थान की तरफ। ओके, हरियाणा पार करते ही, गुड़गांव क्रॉस करते ही। लेकिन वो भी एनसीआर जोन में ही आता है? यस, ओके, मतलब राजस्थान को भी इस एनसीआर जोन में कवर किया हुआ है? कुछ पार्ट एक्सप्रेसवे के ऊपर, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर जो मुंबई जो है दिल्ली एक्सप्रेसवे के पास में प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हमने प्लान किया गोवा और गोवा की बॉर्डर पर। ओके, नहीं, पहले मेरे लिए मजेदार ये है कि राजस्थान हाँ। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मतलब अलवर में क्या है ऐसा, वहां पे कैसे जचा आपको? राजस्थान तो लोगों के माइंड में, दुनिया भर के जितने लोग देख रहे हैं उनके हिसाब से तो यही होगा कि राजस्थान मतलब सूखा सूखा है ना, जंगलों में क्या मतलब रेतीले दौरों में क्या वेकेशन बनवाओगे आप? राजस्थान बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रीन भी है, मुझे बहुत तो पता है, आई लव, मेरा शहर है, मतलब मेरा स्टेट है ना, लेकिन लोगों को नहीं पता। जिसको भी मैं बोलता हूँ किसी बाहर वाले को, "अरे, राजस्थान में रेत क्या है? मतलब रेत पड़ी है वहां पे।" बताइए थोड़ा। राजस्थान में एक रॉयल लोकेशन रही है शुरू से ही। रजवाड़ों का एरिया है, राजा महल है, किले हैं, तो इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी रेत देखने को मिलती है लोगों पे, वो बॉर्डर पे जैसलमेर की तरफ। बाकी राजस्थान में इतनी ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। अरावली जो बारिशों के बाद बिल्कुल ग्रीन हो जाती है, बहुत लंबा पड़ता है। बहुत। आज इतनी ज्यादा लैंड है राजस्थान में जो फर्टाइल है, पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं हुई कि वहां पर आर्टिफिशियल जो है चीजें आ जाएं इतनी ज्यादा। आज जितना भी लैंड है intact उस हिसाब से पॉपुलेशन इंटैक्ट है। अब आप अलवर की बात करो या नौगांव की स्पेशली बात करते हैं, तो जैसे ही आप हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करते हो, नौगांव पहली तहसील आती है, पहला शहर आता है। ओके, वहां पर राजस्थान गवर्नमेंट ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया बनाया। अब उस इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट किया है एक रोड ने। इंडस्ट्रियल एरिया लाई करता है आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 4, यानी कि मुंबई दिल्ली कॉरिडोर जो भी नया बना। यस, नेशनल हाईवे 248 जब पुराना अलवर की तरफ जाता है रोड, उसके अलावा अलवर तिजारा रोड जो तिजारा होते हुए NH8 को जोड़ता है, फिर NH8 आपका, तो 4 हाईवेज के बीच में आपका मानेसर भी आ जाता है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया अलग अलग जगह पे आ जाता है। इस एरिया की तरफ क्या है, इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा है, प्लस इस एरिया की तरफ ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, और सोना में भी ग्रीन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की प्लानिंग चल रही है। ओके, तो वहां पे पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री लेकर के आएंगे। ये किसकी, मतलब गवर्नमेंट की? कुछ गवर्नमेंट। ओके, एक ऐसी लोकेशन जो आप 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के ड्राइव पर अचीव कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं। गुड़गांव से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, दिल्ली NCR से। ओके, आप 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। दिल्ली NCR मतलब आप किस फरीदाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, आपका दिल्ली, गुड़गांव, इन सब से मैक्सिमम टाइम आपको बता दो 2 घंटे में अगर आप पहुंच जाते हैं। किसी भी मतलब NCR के किसी भी कोने से वहां पहुंचने के लिए 2-2.5-3 घंटे का टाइम मैक्सिमम। आप वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं, आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हैं, नेशनल एक्सप्रेसवे की ड्राइव का मजा ले सकते हैं, मैकडी पे खाना खा सकते हैं। मैकडी पे आप सुबह का खाना खाओगे, आप अपने फार्मलैंड पे जाओगे, अरावली की गोद में, हरी भरी अरावली, जहाँ पर बादल बिल्कुल नीचे आ जाते हैं बारिश के सीजन में, सनराइज और सनसेट आप नजर देख सकते हो। एक ऐसा फार्मलैंड तैयार कर रहे हैं वहां पर जहाँ पर आपको राजस्थानी थीम और मॉडर्न आर्ट को मिक्स कर दिया। ओके, और बहुत खूबसूरत जो है फार्मलैंड लेकर के आ रहे हैं, RK सरगम के नाम से जो है वो फार्मलैंड है, जिसमें आप अपना पैलेस बना सकते हो। ओके, तो आप लोग अभी वहां मतलब मेनली लैंड दे रहे हैं लोगों को? फार्मलैंड दे रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अपने हिसाब से कर आप कर भी सकते हैं, आप भी करवा के देते हैं। फसाड हमारे कंट्रोल में रहेगा ताकि सिमेट्री एक टाउनशिप का जो है वो दिखे। ओके, वो रॉयल्टी अगर आप चाहते हैं तो वो बरकरार रहे, मतलब वो बरकरार रहे, वो सिमेट्री बरकरार रहे। ऑल्दो हम भी उसमें कंस्ट्रक्शन करके दे सकते हैं अगर आप चाहें। ओके, तो ये है नौगांव।
इसके अलावा गोवा, और फ्यूचर में हमारे प्लान बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं, नॉर्थ में भी साउथ में भी। मुझे भी दे दो यार, एक्सट्रीमिस्ट ये नौगांव में मेरे को भी दे दो एक प्लॉट दे दो आप मुझे, मैं भी बना लूंगा अपने एक घर छोटा सा। डेफिनेटली। राजस्थानी घर आपको बताऊं बीच में मैं थोड़ा सा, हम्म। राजस्थानी थीम तो वैसे बहुत अलग है ना? राजस्थानी थीम का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ महल है। राजस्थानी थीम में आपने देखे भी नहीं, हमारे वहाँ देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ओड़वा, आई डोंट नो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं। ओके। वो घास फूस का बनता है ना, झोपड़ी टाइप का, झोपड़ी टाइप का, और वो रियल कॉन्सेप्ट है उस बेल्ट का। ये तो क्या है, रॉयल्टी तो पूरे प्रदेश में सब जगह रॉयल्टी नहीं थी, हाँ। है ना, भले ही 200 राजा थे, पर हाँ। ऐसा नहीं है ना कि मतलब सब महल ही महल है। तो वहां तो वो था घास फूस। हाँ। आप अपने प्रोजेक्ट में उसको भी ऐड करो, बहुत मजा आएगा। ओके, तो ठीक है, मतलब आप दे देना एक आध प्लॉट मुझे भी। ले सकते हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग ले सकते हैं। सेकंड होम, वीकेंड और वेकेशन होम की मजे की बात क्या है, 1 करोड़ से नीचे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो आप ले सकते हो, ओके। अफोर्ड कर सकते हो। आज अगर गुड़गांव की बात करो तो आप गुड़गांव तो में इसको एक property तरीके ले से जाते ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि मैं 1 करोड़ का बंदा हूँ, हो। मुझे 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है किसी प्रॉपर्टी में, हम्म। ये मेरी कैपेसिटी हो गई। हम्म। तो जिस तरीके से अपनी डिस्कशन हुई हम्म। उस हिसाब से ये भी हो सकता है ना कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां ना खरीदूं। जैसे मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा शायद, Absolutely. मैं नोएडा खरीदूंगा, हद से हद क्या होगा कि मैं वहां रह लूंगा। हम्म। लेकिन अगर मैं नोएडा में रेंट पे रह जाता हूँ, हम्म। और जैसे आपने बताया कि वीकेंड होम है या सेकंड होम है, जैसे नायगांव हो गया या गोवा हो गया, जो भी जिसकी जो पसंद हो, Correct. वहां अगर वो 1 करोड़ में खरीद ले और वहां अपना घर बना ले, तो वो जितना रेंट यहाँ दे रहा है शायद उससे दुगना कमा लेगा, तो साथ साथ आपकी कैपिटल और ग्रोथ एप्रिसिएशन मिलती जो रहेगी। वहाँ बहुत अच्छा होगा शायद, एब्सोल्युटली। क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी जितनी सप्लाई जानी थी उसकी बहुत हद तक परसेंटेज जा चुके हैं, वहां तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी। एब्सोल्युटली। तो ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है एक तरीके से, करेक्ट। कि लोग मतलब इसीलिए, यही तो रीजन था ना व्हाई, हाँ, तो मेन हाँ, वो क्यों है। क्यों डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मिडिल क्लास बंदा भी जिसकी कैपेसिटी 50-60 लाख 1 करोड़ के आसपास की है, वो भी सेकंड वो ये प्रीफर कर रहे हैं कि जाना उसको खरीदें एब्सोल्युटली। और वहां से इनकम चालू कर लें और यहाँ पे भले रेंट पे ले लें। ये माइंडसेट है जनरल। कोविड के बाद लोगों ने ना, सेकंड हाउस का हाँ। सेकंड हाउस का मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पहला खुद का हो फिर आदमी सेकंड होम बनाता है, ऐसा तो नहीं ये है ना। अच्छा आपने बताया है, बिल्कुल। अगर कोई चाहता है कि मैं परचेज ना करूं, एंड यूज प्रॉपर्टी ना लूं, मुझे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं लेनी जिसमें मैं रहूं, हाँ, गो फॉर रेंटल्स। आप रेंटल पे जाएं, बाय ए सेकंड होम खरीदें, आपकी एसेट बढ़ती रहे, आपको रेंटल आना शुरू हो जाए, आपको रेंटल मिलना शुरू हो जाए, आपके पास पैसा आ रहा है, उस पैसे से आप एंड यूज करना, वो पैसा आपको फ्री कर देगा ना रेंटल से भी, वही पैसा आपको रेंटल से फ्री कर देगा, फ्री कर देगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह भी रहे हो, प्लस आपकी एसेट डेवलप हो रही है, बढ़ रही है। ये सही है, ये कैलकुलेशंस में बैठ। अच्छा, इसमें जैसे अपन किसी सिटी में घर ले रहे हैं, वो भी सिटीज ही है कहीं ना कहीं, पर फिर भी जैसे मैं घर ले रहा हूँ गुड़गांव, जी। मैं 1 करोड़ की जैसे एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, हम्म। तो शायद मेरे को 90% लोन हो जाता है, 80% हो जाता है। ये भी एक माइंडसेट है मतलब जनरली लोगों का। तो ये जो सेकंड होम्स होते हैं वहां भी इस तरह के ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल। आप लैंड परचेज करते हो तो देखो, अलग अलग कैटेगरी है रियल एस्टेट में। आप लैंड पे लोन लेते हो तो आपको 50-60% लोन मिल जाता है, कमर्शियल लेते हो तो वहीं आपको 50-60% पर मिलता है ना कुछ ना कुछ। एब्सोल्युटली, कुछ ना कुछ मिल जाता है आपको। ओके, एटलीस्ट इतना मिल जाता होगा कि 1 करोड़ का मैंने लैंड ले लिया है, उसमें मुझे अगर 30-40 लाख भी मिल जाए और उसको डेवलप कर ले, एब्सोल्युटली, ऐसा भी अगर होता होगा, जी। ये मजेदार है, मतलब फिर किसी भी तरीके से सही है, वो सेटल हो सकता है जी। इंडिया इतना बड़ा है और मुझे लगता है कि नेचर तो भरा पड़ा है इंडिया में, है ना। जिसने सिर्फ गुड़गांव देखा है उसके लिए गुड़गांव ही सब कुछ है, जी। है ना। जिसने मुंबई देखा है उसके लिए मुंबई ही सब कुछ है। करेक्ट। और अगर थोड़ा भी बंदा घूमा है दुनिया, दुनिया मतलब इंडिया, क्योंकि इंडिया में लगभग पूरी दुनिया समाई हुई है किसी न किसी तरीके से। करेक्ट। हर तरह का वेदर आपको मिलेगा, है ना। आज अपन यहाँ तप रहे हैं तो बेंगलोर जाएंगे तो थोड़ा ठंडा फील होगा, जम्मू जाएंगे तो और ठंडा होगा, वैसा तो सब कुछ है एक ही टाइम में, एक ही टाइम। फिर ये गोवा या ये नायगांव या क्या नाव नायगांव नोगांव नौगांव नौगांव ही क्यों या गोवा ही क्यों?
आपके माइंड में ऐसा पर्टिकुलर क्यों, कोई खास वजह, या कहीं आपका भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं वहां पे सेट? मैं अक्सर एक डायलॉग बोलता हूँ, जैसा आपने शुरुआत की कि कई सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती है टाइम में, Okay. तो मैं अक्सर बोलता हूँ, बीचेस ऑफ बाली, hills of Manali, nightlife of Las Vegas, plus more than 12% rental income. A second weekend vacation home, all season accessible at affordable price. What else you want? ये तो सेल्स वाली, प्रॉपर सेल्स What वाली else बात you want? आप देखिए, what else you want? है। आपको ऐसी जगह पे सारी चीजें मिल जाती हैं। गोवा इज एन इंटरनेशनल लोकेशन विद इन इंडिया। गोवा की वाइब जो है वो ग्लोबल है, हम्म। इसीलिए उसको हाँ, परफेक्ट दुनिया जहाँ के लोग आते हैं, दुनिया दुनिया पूरे वर्ल्ड से आते हैं। पूरे वर्ल्ड से लोग। आप आज हम बैठे हैं जिस मतलब लोगों ने नॉर्थ दुबई आज देखा है, आम लोगों ने दुबई आज देखा है, गोवा ही सब कुछ था, गोवा, है ना? एब्सोल्युट। मतलब दुबई किसके दिमाग में आता था? सिर्फ गोवा। और आज भी दुबई आज भी एक्सेसिबल 5-7-10% लोगों के लिए, शायद 90% लोगों के लिए तो गोवा ही सब कुछ है आज भी। तो ये गोवा बड़ा गोवा एक, देखिए हिंदुस्तान में आप कैपिटल में बैठे हैं अभी, दिल्ली से, दिल्ली इज इंडियन कैपिटल, भारत की कैपिटल, बिल्कुल। अब फाइनेंशियल कैपिटल, जिस सिटी के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, मुंबई, टूरिस्ट कैपिटल, गोवा। गोवा का चाम। इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। गोवा बहुत बाद में आज़ाद हुआ है। आई थॉट 62 या इट वाज अ यूरोपियन कॉलोनी। यूरोपियन कॉलोनी होने की वजह से यूरोपियंस हमेशा आते रहे यहाँ पर, उनको वो यूरोप का ही पार्ट लगा, और वो है भी। आज हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हमें यहीं का कल्चर मोस्टली मिलता है, 90% आपको यहीं का कल्चर मिलेगा। साउथ में जाएंगे तो साउथ कल्चर मिलेगा, ईस्ट में ईस्ट, वेस्ट में वेस्ट। गोवा में हर तरह का कल्चर है, हर तरह के लोग आते हैं, वैसी वाइब है, वैसी वाइब है। तो अक्सर एक बात कहते हैं, गोवा का एक अपना स्टैंडर्ड है। आप 1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी ले लेते हो गोवा में भी, और 1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी ऐसी जगह लेते हो, गुड़गांव तो ले नहीं सकते आप, तो आप गुड़गांव के आसपास गांव में किसी में जगह में, छोटे मोटे शहर में प्रॉपर्टी लेते हो। अब गोविंद मुझे कहता है, आज हम दोस्त हैं, गोविंद मुझे कहता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी उस फलाने गांव में, और गोविंद मुझे कहता है मेरी प्रॉपर्टी गोवा में। मतलब बंदे में एटीट्यूड एक अलग ही आ जाएगा ना, मतलब चार्म बन जाता है। एब्सोल्युटली। लैम्बोर्गिनी और फरारी की बड़ी फेमस स्टोरी जो है, कि जब लैम्बोर्गिनी ने लॉन्च किया था अपने आप को, तो उन्होंने एक बात, बड़ी सटीक बात कही थी कि इफ यू वांट टू बी समवन, बाय फरारी। इफ यू आर समवन, बाय लैम्बोर्गिनी। मतलब तुम कुछ हो ये दिखाना है तो स्टेटस सिंबल है। गोवा में बहुत सस्ती प्रॉपर्टी ले रहे हो आप, वो स्टेटस सिंबल है। पर आपने गोवा में खरीदी, बड़ी चीज। हैविंग लैम्बोर्गिनी एट अ प्राइस ऑफ मर्सिडीज। ये मजेदार है। तो ये है गोवा। ओके। पर गोवा से एक चीज, जब भी मैं गोवा गया, ऐसा भी होता है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं बहुत सपोर्टिव नहीं। एब्सोल्युटली, है ना? बिल्कुल। मतलब मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दुनिया में कहीं ऐसा कोई कोना बचा नहीं होगा जहाँ मारवाड़ी नहीं है। गोवा भी ट्राई किया होगा, गोवा में भी है, लेकिन गोवा में उतने नहीं है जितने बाकी जगह है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कहीं भी फिट हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और मैंने अलग अलग लोगों से ये समझा भी है, मतलब जो भी मुझे मिलता है, मैं अगर किसी को बोलता हूँ मैं मारवाड़ी हूँ तो बोलते हैं कि कहाँ नहीं हो भाई। लेकिन मैं पर्सनली जब भी देखा हूँ तो गोवा में उतने नहीं, क्योंकि ये कहीं पे भी सेटल हो जाते हैं, है ना? किसी भी तरह का माहौल है, किसी भी तरह के लोग हैं, ये जैसे तैसे करके अपने आप को वहां फिट कर देते हैं। पर गोवा में उतने अच्छे से फिट नहीं है। इसके पीछे रीजन है, मतलब मुझे इससे ज्यादा पता नहीं है, तो ये एक मुझे पर्सनल थोड़ा कनेक्शन था करके मुझे पता है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपका ज्यादा जाना आना है मेरे से। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। हम 1947 में आजाद हो गए थे अंग्रेजों से। वो फिर भी अंग्रेजों का गढ़ रहा, फॉरेनर्स का, यूरोपियंस का। यूरोपियंस के रूल्स हैं, वो लोग चाहते नहीं बाहर से कोई बंदा है खराब करे। ओके, मतलब उनको वही अपने चाम में रहना है, कल्चर को खराब करे। वहाँ का कल्चर क्या है? वहाँ का कल्चर है फैनी और चावल। मच्छी पकड़ी, चावल के साथ खाई, दोपहर को चिल मारा फैनी के साथ। ओके। अब आप लोग आते हो शोर शराबे के साथ,
क्योंकि आप लोगों की शादियों में इतनी शोर शराबे होते हैं, आप लोगों को म्यूजिक ऐसा चाहिए, म्यूजिक चाहिए लाउड, डीजे वाले बाबू, मतलब अपना तो बजेगा। अपना बजेगा, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं उनका पीस खराब होता है। तो हम्म। एक कल्चरल डिफरेंस है, ओके, तो वो सीधा सीधा है कि वो हमें पसंद नहीं करते एक तरह से। वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते। इसकी वजह से एक प्लस पॉइंट हुआ है, Okay. इसकी वजह से जो बॉर्डर है गोवा का, उस पर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम है सिंधुदुर्ग, जिसको रत्नागिरी से अलग किया। ओके, मतलब कनेक्टेड टू महाराष्ट्र। कनेक्टेड टू गोवा, महाराष्ट्र का ही पार्ट है। हाँ भाई, महाराष्ट्र का पार्ट है। जैसे आज दिल्ली एनसीआर का पार्ट नोएडा है, दिल्ली एनसीआर का पार्ट एयरपोर्ट के पास गुड़गांव, तो आप नया गुड़गांव मैं कहूंगा उसको, गुड़गांव बनने जा रहा है। अनाउंस्ड एज फर्स्ट ऑफिशियल टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ओके। मोपा एयरपोर्ट जो है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिल्कुल बॉर्डर पे बना है। तो जो सराउंडिंग है, सिंधुदुर्ग, सावंतवाड़ी, कुडाल, ये कुछ ऐसी सिटीज हैं जो गुड़गांव की तरह डेवलप हो सकती हैं और होंगी। बड़ा लंबा बड़ा विजन। मतलब मेन गोवा जो है उससे थोड़ा सा हट के बिल्कुल साथ। ओके, क्योंकि गोवा ओवरऑल छोटा ही है। हाँ, गोवा बहुत दूर हो नहीं सकता है कुछ। और बहुत छोटा है। एक एक घंटे के ड्राइव पे 3 3 एयरपोर्ट बन गए हैं। आप पूरे दिल्ली एनसीआर में आइए, इतनी ज्यादा भीड़ में रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो रही है वहां पर। कसिनो सिटीज जो पहले कभी पानी में था, मांडोवी रिवर पर, डेल्टन गोप को 90 एकड़ के आसपास लैंड एलोकेट हो गई है धारगल में, विच इज एट एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ गोवा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लिंक हाईवे से कनेक्ट हो गया, विच इज 6 लेन एलिवेटेड हाईवे जो वैली से वैली को कनेक्ट करता है, एयरपोर्ट को NH 66 से कनेक्ट करता है। कसिनो सिटी बन रहा है, मिनी लास वेगास तैयार हो गया। कसिनो सिटी बन रहा है, मतलब ऐसा मैंने सुना है, लैंड मुझे नहीं पर, पता। लैंड पे होता है कसिनो, अलाउ है इंडिया में? अलाउ हो चुका है और डेल्टन कोर्प को 90 एकड़ मिल चुका है। तो आने वाले टाइम पे हम कसिनो सिटी देखेंगे, छोटा गोवा में। गुड़गांव में नहीं बना सकते आप, वहां बन सकता है। तो फिर मजे करने वाले लोगों को तो लेना ही चाहिए। 3 चीजें फेमस होगी वहां पर। 2 चीजें आज भी हैं, बीच और कसिनो। तीसरा होगा हमारा, जिसको हम लिटिल वर्ल्ड, वर्ल्ड होम या ग्लोबल सिटी कहेंगे, जिसको RPS रुद्रम जो है बड़े विजन, बड़े स्केल पर देख रहा है, एक ऐसा शहर जहां पर पूरा इंटरनेशनल लेवल पे। मैं देखो, अक्सर हम मोदी जी की बात सुनते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बहुत चलन में। मैं इसमें एक शब्द और ऐड कर देता हूँ, विद इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, विद इन इंडिया। अब हम 5वें नंबर से दूसरे, तीसरे या पहले पर जाना है तो हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा। उसमें से एक इंडस्ट्री जो है टूरिज्म, उसको बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टूरिज्म को बूस्ट करना है। तो जो यहाँ से डोमेस्टिक टूरिज्म और इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ नहीं आ रहा है, या डोमेस्टिक टूरिज्म बाहर जा रहा है, दुबई, साउथ ईस्ट एशिया की बाकी कंट्रीज में जा रहा है, उसको कैटर करना पड़ेगा। तो हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा लोगों को, अमेनिटीज, फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। वो क्रिएट करने का प्लान है, ताकि हम ग्लोबली टूरिज्म को प्रमोट कर सकें, टूरिज्म को इंक्रीज करें। तो इट्स अ नेशनल विजन जो देश के लिए समर्पित है, देश को आगे लेकर के जाना है। तो तीसरी चीज वो फेमस होगी जब आपको पूरे वर्ल्ड की मेजर सिटीज, आर्किटेक्चरल, वहीं की लैंडस्केपिंग आपको वही नजर आएगी। तो तीसरा फेमस एरिया होगा जो गोवा उतरेगा, वो अगर बीच पे और कैसीनो जाता है तो तीसरी जगह वो हमारे ग्लोबल होगी, लिटिल वर्ल्ड। ओके, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है जो एक अलग ही विजन के साथ डेवलप किया जाए। ऑल्दो इट विल टेक टाइम, बट और वैसे भी सर, इंडिया में जैसे आपने अभी बताया कि गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है या करने वाली है बहुत बड़े लेवल पे। दुनिया भर में हम कहीं भी जाएं, जितना इंडिया में टूरिज्म है उतना मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और कहीं हो सकता है। आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग बात है, जितनी अपॉर्चुनिटीज है, करेक्ट है ना, उनको एनकैश करना है। हाँ, पहुंच नहीं पा रहे वो अलग बात है, हम उसको दिखा नहीं पा रहे वो अलग बात है। पर आप देख लो कि हम यहाँ से अगर शुरू हो और अगर 1000 किलोमीटर की जर्नी करें तो उस बीच में हमें 20-30 टूरिस्ट प्लेस मिल जाएंगे, जिसको देख के अपने को लगेगा कि वाह ये क्या है, जो इंटैक्ट है ना। ये बाकी कहीं नहीं मिल सकता। Absolutely. आप दुबई जा रहे हैं, दुबई में क्या आपको पत्थर कांच और रेत, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप राजस्थान आइए, आप हिमाचल जाइए, महाराष्ट्र जाइए, मतलब बहुत कुछ है। दुबई का मैं अक्सर मेरे दोस्तों को बोलता हूँ जो दुबई ज्यादा जाते हैं कि भाई
दुबई जाके क्या करना? कांच की बिल्डिंग है गुड़गांव में, देख। फिर तुमको देखनी है रेत, आ जाओ जैसलमेर, उससे बड़े बड़े टीले दिखाते हैं, है ना? उससे ज्यादा मजे, कैमल सफारी, ये वो जो करना है सब करो। फिर तुमको जब गर्मी लग रही, तुम तप रहे, तो दुबई में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एसी चालू करने के अलावा। लेकिन आ जाओ फिर माउंट आबू चले जाओ, इमीडिएट आप ठंडे हो। ठंडे फील करोगे। तो दुबई में क्या रखा है अपने पास में? तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज है ना, 800 किलोमीटर की जर्नी की आपने, दुबई सब कुछ मिल गया। दुबई एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड कहेंगे उसको, हाँ, वर्ल्ड मतलब बना रहे हैं नहीं, वो उसका artificial। लेवल सर अलग हो गया। अपने पास नेचुरल है सब कुछ। वही बोल रहा हूँ, वो दुबई ऐसे मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ बहुत कुछ है, मजेदार है, नेचुरल नहीं। पर नेचुरल नहीं है कुछ भी, है ना? वही बता ना कि कांच पत्थर लोहा और रेत, और उसको भी सबको क्रिएट किया गया। पर यहाँ तो सब कुछ अपना बना बनाया है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, बस तुम दिखाने की ताकत रखो अपनी चीजों को, लोग आएंगे आपके पास। कितनी अच्छी बात कही आपने, हाँ। यही चीजें तो बोल रही। हाँ, इसी तरीके से हम इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं इंडिया शब्द बड़ा कम यूज करने की कोशिश करता हूँ, मैं यूज करना चाहता हूँ भारत। यस, मोदी जी नो डाउट सर। और भारत में ही अलग अलग चीजें मतलब क्या, विचारधाराएं, विडंबनाएं, प्रकृति, संस्कृति, सब कुछ अलग अलग है। सब फिर भी एक हम। सब फिर भी हम एक हैं। फिर भी इतना मजा है इन सब चीजों में। और इसके बाद भी तो ये वाला पार्ट तो खैर, आई बिलीव दिस इज द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, भारत। नो डाउट सर। जो दुनिया घूम ले, हाँ, और उसको आखिरी में अगर पूछा जाए हाँ, कि क्या अच्छा लगा, हाँ, तो पक्का हिंदुस्तानी लगेगा, एब्सोल्युटली भारत ही अच्छा लगा। भारत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि कहीं कुछ है तो कहीं कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ है। सब कुछ। ये जो मालदीव्स घूमने जा रहे हैं ना, हम्म, या जो दुबई जा रहे हैं, उनको अपना वो नहीं पता, क्या लक्षद्वीप नहीं पता, हम्म, है ना? अपना गोवा नहीं पता, हम्म, फिर अपना जैसलमेर नहीं पता, हम्म, अपना रण गुजरात का वो नहीं पता। तो लोगों ने देखा ही नहीं। महाराष्ट्र में इतनी सुंदर सुंदर, इतने खूबसूरत बीचेस हैं, जैसे गोवा है वैसे ही। तो लोगों को लगता है गोवा का, मुंबई का पानी काला है, तो हिंदुस्तान में सारी जगह का पानी काला है। नहीं, गोवा में भी और गोवा के बॉर्डर पे भी शिरोडा बीच इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच। तो आपका जो प्रोजेक्ट जहाँ है, पे स्कूबा डाइविंग भी करवाते हैं, वेंगुर्ला मालवण। जो आपका प्रोजेक्ट है जी, उसके आसपास में बीच 15 मिनट्स की ड्राइव पर आप हर बीच को एक्सेस कर लो। 15-20 मिनट में आप अलग अलग बीचेस पे चल रहे हैं। मतलब आप एकदम प्राइम ही हैं कहीं ना कहीं। बहुत खूबसूरत लोकेशन। वेस्टर्न घाट्स चारों तरफ, वेस्टर्न घाट्स। सावंतवाड़ी एक मेन शहर जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ होती हैं, दैट सावंतवाड़ी, लेक सिटी सावंतवाड़ी, जो उदयपुर जैसा दिखता है, रानीखेत नैनीताल जैसा दिखता है, वो सावंतवाड़ी, उसके जस्ट पास में, शहर के पास, फिर भी शहर से थोड़ा सा दूर, सारी अमेनिटीज के साथ। समझ गया सर। तो गोवा के बारे में सच में मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि मैं गोवा गया हूँ कुछ मीटिंग्स पर्पज से, और बाकी थोड़ा ऐसे ही दोस्तों के साथ चिल करने। तो अपने को भाई बागा बीच, ये बीच, वो बीच करके जो पैकेज वाला सीन होता है वो किया, फ्री हुए, निकल गए। बागा पुराना हो गया, हाँ भाई, चांदनी चौक हो गया, बागा वही हो गया। पर अब उतना ही पता है, हम थोड़ी रियल एस्टेट वाले हैं कि पूरा एक्सेस करके रखेंगे, सब कुछ पता करके रखेंगे। इसी के बीच में एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जा रहा है, मैंने रखा था नोट करके जी। ये जो एनआरआईज बहुत आ रहे हैं, हाँ, तो क्या ये लोग भी ऐसे सेकंड होम टाइप की प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस्ड है या मेन सिटीज में? देखिए डिपेंड करता है सबकी रिक्वायरमेंट्स पे, नीड पे, डिमांड पे कैसी है। आज के टाइम पे जो लोग वेल सेटल्ड है, बाहर सेटल्ड है, जिनको एक एंड यूज की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो हमेशा सेकंड वीकेंड वेकेशन होम की तरफ ही जाते हैं। आजकल क्या है, एनआरआईज दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन में नहीं आना चाहेंगे, मेट्रो सिटीज, मेगा सिटीज के पोल्यूशन में नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत मस्ती में रह रहे हैं वहाँ पे, बहुत साफ सुथरे एनवायरमेंट में रह रहे हैं। यूरोप की जो एनवायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है, उनकी स्टडीज ये कहती है कि आपका एक्यूआई लेवल जो है, जहां उनका डेंजर में चला जाता है, वहां से आपका शुरू हो रहा है, वहां तो आपका गुड क्वालिटी या मॉडरेट क्वालिटी दिखाता है। आप समझिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया और इंडिया का क्राइटेरिया दोनों अलग है, दोनों में फर्क है।
मैं आपको स्लाइड भी दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा, कुछ वीडियोस भी आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, बहुत गैप है। वो लोग जब अपनी फैमिली के साथ आते हैं या फैमिली को मिलने आते हैं तो वो चाहते हैं कि इस सीनियर सिटीजन लिविंग ऐसी हो जो गोवा की तरफ हो, ऐसी लश ग्रीन एरिया की तरफ हो जहाँ वो आ भी सके और रह भी सके और एंजॉय कर सके। एनआरआईज का चलन आजकल, एनआरआईज ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। गोवा, दुबई के अलावा क्या हो सकता है फिर जो दुबई को बीट कर सकता है, तो वही फैक्ट है। और कहीं ना कहीं मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें ऐसा था कि हर बंदा जो बाहर सेटल है किसी भी कंट्री में, उसको इन द एंड लगता यही है कि मैं जब रिटायर्ड सिचुएशन में आऊंगा ना तो मैं इंडिया अब मुझे नहीं पता अमेरिका में बड़े बड़े शहर कौन से हैं, पर जो भी अगर वहां कोई रहता होगा तो ये भी फैक्ट है ना कि वो गोवा जैसी सिटी को ही प्रेफरेंस दे। ये भी एक बड़ी बात। एब्सोल्युटली। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप रहने के लिए कैसा जगह पसंद करते हैं, शोर शराबा या पीस? शांत, प्रकृति के बीच वाला माहौल, मतलब बीचेस हो या जंगल हो या पहाड़ियां हो, उस टाइप का एनवायरनमेंट। क्या आप ऐसा फील करते हैं कि यहाँ लाइफ बहुत फास्ट है? यहाँ मतलब मेगा सिटीज अनडाउटेडली है ना। गोवा में मोपा एयरपोर्ट जब आप उतरते हो तो वहां पे एक लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, स्लो डाउन यू आर इन गोवा। ओके, सब स्लो हो जाता है, अनाउंसमेंट सब स्लो हो जाता है, लिखा हुआ है स्लो डाउन यू आर इन गोवा। सब स्लो हो जाता है, आप पीसफुली लिव करते हो, रहते हो, पीसफुली जिंदगी जीते हो। वो पीस आपको चाहिए अल्टीमेटली, आप कितना भी कामयाब हो जाओ उसके बाद फिर आपको क्या चाहिए? पीस। वो पीस वहां कामयाबी के बाद भी नहीं सर, कामयाबी के साथ साथ स्ट्रगल के टाइम पे तो और पीस चाहिए। एब्सोल्युटली। जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना तब थकावट भी बहुत होती है बीच बीच में, और वहां अगर वो बूस्टर डोज मिलता रहे तो शायद सक्सेस भी बहुत बड़ी होगी, है ना। एब्सोल्युटली। तो ये सेकंड होम वाला कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। आने वाले 10 साल में ये जो डेकेड आ रहा है उस डेकेड में सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन आपको सेकंड वीकेंड और वेकेशन होम में ही मिलेगा। एक चीज बताइए जी, ये चाहे सेकंड होम्स हो चाहे कहीं पे भी हो, आप हैं इस बिजनेस में, पॉलिटिशियंस का रहता है दबाव इसमें? आपको किसी भी तरीके से मतलब होता है, पहले ऐसा हम सुनते थे अक्सर कि इसमें इसका पैसा लगा है, इसमें उसका हाथ है, या किसी भी तरह का प्रेशर बनाना, टॉर्चर होना। गोवा में मैंने ये भी सुना है, आई डोंट नो कि ये कितना सच है, पर मैंने कुछ सुना है कि कुछ बाहर की रशियन गैंग्स और ट्रांसपोर्ट माफिया भी है, कुछ बाहर की गैंग्स भी वहां पे एक्टिवेटेड है। मुझे नहीं पता है कि नहीं, मैंने ऐसा सुना है, कहीं वीडियोस में देखा है, कहीं आर्टिकल्स पढ़े हैं कि वहां पे बहुत सारी बाहर की, बहुत सारी मतलब 2-3 मेन, नाइजीरिया की कोई तो एक गैंग, एक रशिया की कोई गैंग, ये है सच में वहाँ एक्टिवेट? और इनसे कुछ फर्क पड़ता है आम लोगों को? देखिए, आम लोगों को इन सब चीजों से बहुत कम फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। ड्रग्स माफिया और ये इस तरीके की चीजें जो हाँ, अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन में पढ़ते हैं जानबूझकर, आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ते हो, अदरवाइज इट्स अ पीसफुल एरिया। आप जाते हो, मैं कितने सालों से जा रहा हूँ, रेगुलरली जाता हूँ, आज रात को भी मेरी फ्लाइट है। मुझे अभी तक फील नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगता है फील भी नहीं होगा। और रही बात दूसरी चीजें, आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बाय डिफॉल्ट पॉलिटिकल प्रेशर होता है, आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, पॉलिटिकली आपको आपको साउंड होना पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में ही सारी पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसी डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। इसी के बीच में आप 12 साल से हैं जी, मतलब मोटा मोटी मोदी जी के आने के आसपास से, क्योंकि मोदी जी को मुझे मोदी जी से रिलेट कर रहे हैं, मोदी जी याद में आ गया उतना नहीं, उतना ही टाइम हो गया आपको, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आते ही सब कुछ बदल दिया, धीरे धीरे चीजें बदली। तो इस इंडस्ट्री में भी ऐसा कोई विशेष फर्क पड़ा कि भाई ये जब नहीं थे तो चीजें थोड़ी टफ थी, जब ये आ गए तो इन्होंने सिस्टम संभाला और रियल एस्टेट थोड़ा बेटर हुआ, ऐसा कुछ है? मैं इसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली रिलेट करता हूँ। एक समय था जब इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल पे गालियां पड़ती थी, दबाव रहता था, कोई हमें गिनता नहीं था, सुनता नहीं था। डिप्लोमेट लेवल पे आप उन्होंने पूरे नक्शे पर अपना रुतबा बदल दिया।
अपनी दुनिया के reputation नक्शे change पे ही होगी। मतलब पूरा पूरा दुनिया का नक्शा आज भारत डोमिनेट करता है। अगर भारत डोमिनेट करता है तो एक राजा जब अच्छा होता है तो उसकी प्रजा उसके विजन से कनेक्ट करती है, उसके विजन से इंस्पायर होती है, वही दिमाग में चलता है और वही से सीख आती है, नई सोच आती है, नए विचार आते हैं, नए एक्शंस जन्म लेते हैं। वो जन्म लिया। आज यंगस्टर्स जो हैं बड़े जो है प्रभावित, आज सनातन फैल रहा है। सनातन हम फिर से जो है वर्ल्ड में गुरु बनने जा रहे हैं, वर्ल्ड को रूल करने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप देखोगे वी आर गोइंग टू बी एट नंबर 1, जो टॉप पे हम जाएंगे। मतलब आप रियल एस्टेट से आध्यात्मिक को जोड़ रहे हैं। मैं आध्यात्म को भी जोड़ रहा हूँ, इकोनॉमिकली भी कह रहा हूँ कि हम वी विल गुना मतलब कहीं ना We are कहीं going to rule स्ट्रांग the फील world. करते हैं, स्ट्रांग फील करते बहुत डिफरेंस आ गया। अब उनके आने के बाद क्या है, जैसे आज आप मेरे सामने बैठे, यू आर नॉट इन रियल एस्टेट बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट रियल एस्टेट। हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैच्योर लोग मेरा आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपसे वही था। मोदी जी को तो मैं ले आया बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ऐसे ही लोगों से इन्फ्लुएंस होती है ना। उनका विजन उन्हीं की कैसा वजह है, से बदलाव आ रहा है हाँ, इनडायरेक्टली। उनका विजन जैसा होता है उसी से चीजें बनती और बदलती है। एक आखिरी क्वेश्चन ही समझिए कि मेरे जैसा बंदा जो जस्ट बिजनेस शुरू करना चाहता है या बिजनेस में आना चाहता है, ओके, ऐसे लोगों के लिए रियल एस्टेट में आज भी अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ धुरंधर और स्ट्रांग लोग ही यहाँ पे अपना रुतबा कायम कर पाते हैं? रियल एस्टेट एक समंदर है। या ये भी साथ में ऐड कर लीजिए कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड इससे जुड़ा हो, जैसे आपका भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो नए लोगों के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज? देखिए, रियल एस्टेट एक समंदर है, बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, जिसको बहुत सारे टाइम पहले पुरानी फिल्में देखी हैं आपने, पॉलिटिशियंस कैसे होते थे, ऐसे रियल्टर्स होते थे। अब बदलाव आ गया, समय की डिमांड अलग है, टाइम की डिमांड अलग है। आज डिमांड है आप जैसे यंगस्टर्स की, प्रोफेशनल हो रहा है, प्रोफेशनलिज्म आ रहा है। आप धीरे धीरे स्कूल्स में, कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन देखना शुरू कर देंगे आप, जो पहले कभी किसी और तरीके से आपको मिलती थी, पैसे देने पड़ते थे। मेंटोरशिप चल रही है, धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा, रियल एस्टेट बन जाएगा आपकी कहीं ना कहीं। आज गुड़गांव मेगा सिटीज में जाओगे तो रियल एस्टेट बहुत ज्यादा बड़ी रेशो जो है रियल एस्टेट ही करती है। तो आप जैसे यंगस्टर्स का, कोई भी जो आपके व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं कॉलेज के बाद, कॉलेज के तुरंत बाद आना चाहते हैं किसी और इंडस्ट्री में जाने की बजाय, लाखों और करोड़ों रुपए एक्चुअल में कमाना चाहते हैं, जो जॉब नहीं करना चाहते कि मेरे को 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीने का मिल जाए, मतलब बंधना नहीं चाहते हैं कॉर्पोरेट्स में, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो बिलियनियर्स बनना चाहते हैं, जिनकी कैपेसिटी है, जो हार्ड वर्किंग, बड़ा विजन जो रखते जिनका बड़ा विजन है, वो का स्वागत है। ऑल्दो देयर आर बिग शार्क्स, ओके, देयर आर बिग शार्क्स। मतलब ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज के लिए विजन बड़ा होना चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए। आपको गुरु की जरूरत है, आपको मेंटोर की जरूरत है, सही इंसान की जरूरत है जो आपका हैंड होल्डिंग करे, आपको सिखाए, आपको साथ लेके जाए। इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है जो आपको पैसा भी दे सकती है और ईगो भी दे सकती है। ईगो से एक और लास्ट था ये क्वेश्चन, पर एक चीज और, जनरली फंक्शंस में अपन कहीं जाते हैं, शादी पार्टी में हो, बर्थडे पार्टी में हो, किसी भी तरह के इवेंट में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बिल्डर जब भी आता है ना कोई, तो वो अपने साथ Z+ लेवल की सिक्योरिटी लेके है ना, तहलका मच जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर आ गए। फिर अपन किसी को पूछते हैं भाई साहब कौन है, अरे बोले अपना ये वो वाला बिल्डर है। क्या है, क्या किस चीज का डर है उनको ऐसा कि मतलब इतना ताम झाम मेंटेन करके चलना पड़ता है? इसको डर नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा फैन फॉलोइंग, इसको कहूंगा शो ऑफ। जो दिखता है वो दिखता है। ओके। दूसरा, आप सेलिब्रिटीज को देखते हो, कोई भी उनको चाहेगा अप्रोच करना इजीली, अगर उनके पास सिक्योरिटी या गार्ड्स नहीं होंगे तो हर कोई उनको रास्ते में रोक लेगा। इट्स नॉट अ बैड थिंग बट इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर देम एज वेल। प्राइवेसी भी होती है, सेफ्टी भी होती है, आपको सेफ्टी चाहिए होती है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोग इंटरप्शन ऐसे से बचने के लिए, इंटरप्शन से बचने के लिए कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जब आप इंसान पैसा ग्रो करता है तो कहीं ना कहीं आपके चाहने वाले भी और आपके ना चाहने वाले भी बढ़ते ही हैं। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी रहती है कि जलन होती है। आजकल देखो, ये कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो इंसान में बाय डिफॉल्ट होती है, ह्यूमन नेचर है। तो हो सकता है किसी का कोई नेगेटिव वर्जन सामने आ जाए।
आज बहुत सारे मंत्रियों पे चप्पल भी मार दी जाती हैं, सही बात हालांकि वो गलत नहीं कर रहे गलत किसी नहीं का, कर बट ठीक है, कई सारी चीजें होती हाँ हैं। मतलब हर चीज के दो पार्ट है तो दो हाँ, पहलू है तो दो कोई पहलू हैं, दोनों पहलू से देखो आप। हम्म, ये शो ऑफ भी है, हम्म। अपने प्राइवेसी के लिए भी है, और अननेसेसरी हर्डल से बचने के लिए भी है। अमन जी बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे समझने के लिए कुछ बाकी रहा इसमें। मुझे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला इसमें, जी, और मुझे लगता है कि जो भी लोग इसे देखेंगे भी उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। जी। गुड विशेस आपको आपके प्रोजेक्ट्स के थैंक यू लिए। गोविंद, थैंक यू सो और मच। मतलब ऐसे बैठ के मैं कन्वर्जेशन ऑफ द कैमरा बहुत की है मैंने, हाँ। ऑन द कैमरा आज कर रहा हूँ किसी रियल एस्टेट वाले के साथ में, और सच में बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू गोविंद, मुझे भी बहुत अच्छा थैंक्स लगा। फॉर योर टाइम। थैंक यू, वेलकम। बस आखिरी में एक चीज याद रखना, गोवा में डिस्काउंट पे मुझे एक प्लॉट दे देना है। बाय नो, ऑलवेज ऑलवेज, जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी दे दूंगा। बस 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 उसमें डिस्काउंट करना पड़ेगा। डन, 100%। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम। आज का पॉडकास्ट जो था वो पूरा का पूरा रियल एस्टेट पे था। हमने इन डिटेल बात की, इन डेप्थ बात की। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि हम अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो आप हमें इंडिकेट करिएगा, जिससे हम हमारी कमियों को सुधार पाएँ और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने कुछ लेके आएँ तो और इससे बेटर चीज़ें आपके सामने प्रेज़ेंट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।